हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 12th के लिए वितान भाग 2 का पहला पाठ लेकर आई हूँ, सिल्वर वेडिंग। तो पाठ का सार देखिए, सार से यह पूरी कहानी समझ पाएंगे। उसके बाद प्रश्न करेंगे। बड़ी मज़ेदार कहानी है। 2 पीढ़ियों का जो अंतराल है उससे जुड़ी हुई कहानी है। और मैं ये कहूँगी आपको कहानी शुरू करने से पहले कि हर पुराना खराब नहीं होता, हर नया अच्छा नहीं होता। हमें नए और पुराने के बीच का जो सामंजस्य है, जो एडजस्टमेंट है, उसको समझना चाहिए और उसे अपनाना चाहिए। तो पाठ में यही दिखाया गया है। लेखक हैं इनके श्री मनोहर श्याम जोशी। सिल्वर वेडिंग पाठ के रचयिता श्री मनोहर श्याम जोशी हैं। इसमें लेखक ने यशोधर पंत की 25वीं वर्षगांठ, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिल्वर जुबली, उसका सजीव वर्णन किया गया है। घर में फंक्शन है। यशोधर बाबू अपने विभाग के सेक्शन ऑफिसर के पद पर नियुक्त थे। वे अपने कार्यालय में निश्चित समय तक काम करते थे। दिन भर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ उनका व्यवहार प्राय रूखा था काम करते समय। लेकिन अपने गुरु कृष्णानंद यानी कृष्णदा थे, उनके गुरु का नाम था कृष्णदा, की परंपरा का अनुसरण करते प्राय सायंकाल को दफ्तर से जाते समय अपने कर्मचारियों के साथ हल्का फुल्का मजाक भी कर लेते। यानी कि दिन में जो काम का टाइम होता था उनका व्यवहार रूखा होता था। ऑफिस टाइम के बाद उनको मजाक भी कर लेते थे चलते टाइम। कभी कभी वे अपने अधीनस्थ असिस्टेंट ग्रेड के लिपिक चड्ढा की दृष्टा की भी अनदेखी कर देते थे। बदतमीजी करता था चड्ढा उनके साथ। एक बार यशोधर बाबू को अपने पूर्ववर्ती अधिकारी कृष्णदा की याद आई। वे उनके साथ बिताए हुए कुछ पलों की याद में डूब गए। कृष्णदा कौन था? जिनको अपना गुरु मानते थे। जब ये गांव से आए तो कृष्णदा के पास रुके थे। वहीं उन्होंने उनकी नौकरी भी लगवाई थी। उनको अपना गुरु मानते थे, बड़ा भाई मानते थे। चड्ढा द्वारा पुनः बोलने पर उनके मुख से अचानक निकल पड़ा, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। ऑफिस के एक अन्य बाबू ने तत्काल हिसाब लगाकर कहा, मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे सर। आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरे 25 साल हो गए। परंतु बाबू यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग को गोरे साहबों का, अंग्रेजों का चौंचला मानते थे। इधर चड्ढा तथा मेनन ने चाय मट्ठी तथा लड्डू की मांग की। यशोधर बाबू ने इसे समहाउ इम्प्रॉपर, ये इनका तकिया कलाम लगाओ, बार बार यूज करेंगे इस शब्द को, समहाउ इम्प्रॉपर कह करके 10 रुपये दे दिए। सारे सेक्शन के कहने पर भी वे इस दावत में शामिल नहीं हुए। उन्होंने 10-10 के 2 नोट और अवश्य दे दिए, लेकिन इस पार्टी में शामिल नहीं हुए। यशोधर बाबू बॉय सर्विस से उन्नति प्राप्त करके सेक्शन ऑफिसर बने। कृष्णदा हमेशा उनके आदर्श बने। वे उनके पूर्ववर्ती अधिकारी थे, इसलिए वे हमेशा उन्हीं का अनुकरण करते थे। तरक्की करते हुए सेक्शन ऑफिसर बन गए। यशोधर बाबू कृष्णदा के समान सिद्धांतों के पक्के थे। ऑफिस से छुट्टी मिलने के बाद हर रोज बिड़ला मंदिर जाते, प्रवचन सुनते, संध्यान भी लगाते। वहां से निकल करके पहाड़गंज से, दिल्ली का जिक्र है, साग सब्जी खरीद कर लाते। इसी समय वे लोगों से मिलजुल लेते थे। पैदल घर से ऑफिस से घर जाते थे। यद्यपि ऑफिस से 5 बजे छुट्टी मिल जाती थी, लेकिन रात के 8 बजे ही घर पहुंचते थे। आज यशोधर बाबू बिड़ला मंदिर जा रहे थे तो उन्होंने 3 बेडरूम वाले उस क्वार्टर को देखा जिसमें कृष्णदा रहते थे। अब वो क्वार्टर नहीं था, वो जगह देखी। वहां पर एक 6 मंजिला मकान खड़ा था। 1 मंजिल के क्वार्टर को तोड़ करके 6 मंजिला मकान बनाना यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगा। भले उन्हें पद के अनुसार एंड्रूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड पर D2 टाइप का अच्छा क्वार्टर मिल रहा था, परंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जब उनका अपना क्वार्टर तोड़ा जाने लगा तब उन्होंने बचे हुए क्वार्टरों में से एक क्वार्टर अपने नाम अलॉट करवा लिया। उसका कारण ये था कि वे कृष्णदा की यादों को अपने मन में
लिए वहीं रहना चाहते थे। कृष्णदा को याद करते करते मन ही मन सोचने लगे, अच्छा तो यही होता कि वो भी कृष्णदा के समान शादी ना करता, जीवन भर समाज की सेवा करता। फिर उन्हें याद आया कि कृष्णदा का बुढ़ापा ठीक से व्यतीत नहीं हुआ था। जब सेवानिवृत्ति के बाद कृष्णदा को क्वार्टर खाली करना पड़ा तो किसी ने भी उनको सहारा नहीं दिया, आश्रय नहीं दिया। सोम यशोधर बाबू उन्हें अपने यहाँ रहने के लिए नहीं कह पाए, क्योंकि उस समय उनका विवाह हो गया था। उनके 2 कमरे वाले क्वार्टर में 3 परिवार रह रहे थे। कृष्णदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहे, ये तो मजबूर होकर वे अपने गांव लौट गए। साल भर बाद स्वर्ग सिधार गए। यशोधर बाबू ने कृष्णदा से जो कुछ सीखा वह ये सब यशोधर बाबू को याद था। यशोधर बाबू को याद आया कि हर रोज भ्रमण करने के बाद लौटते समय कृष्णदा अपने इस मानस पुत्र यशोधर बाबू के घर जाते थे। कृष्णदा से उन्हें जल्दी उठना सिखाया। कृष्णदा ने अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज का मंत्र यशोधर बाबू को दिया, इसलिए वे भी जल्दी उठने और सैर करने जाते थे। आज भी यशोधर बाबू उस दृश्य को नहीं भुला पाते जब कृष्णदा कुर्ते पजामे में सैर को निकलते थे। वे कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहनते थे, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊं, छड़ी हाथ में लेकर चलते थे। यही कारण है कि जब तक कृष्णदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू उनके शिष्य बने रहे। उन्होंने अपने बीवी बच्चों की नाराजगी की परवाह नहीं की। कृष्णदा से उन्होंने यहाँ ये सीखा, अपने घर पर होली गवाई जाए, जनेऊ बदलने के लिए कुमाऊं वासियों को घर पर बुलाया जाए, रामलीला वालों को क्वार्टर का एक कमरा दिया जाए। सिद्धांतों का पालन करने वाले यशोधर बाबू की पिछले कुछ वर्षों में अपनी पत्नी तथा बच्चों से छोटी छोटी बातों पर तकरार होती रहती थी। यहाँ देखिए पाठ करवट ले रहा है, इसलिए शायद वो जल्दी घर लौटकर नहीं आते थे। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनकी पत्नी आधुनिक नारी बने, ये उनके मूल संस्कारों के विरुद्ध था। जब यशोधर बाबू की पत्नी अपने बच्चों के साथ देते हुए मॉडर्न बन गई थी तो यशोधर बाबू को इस बात का दुख है कि संयुक्त परिवार में रहते उसकी पत्नी ने उनका साथ नहीं दिया। संयुक्त परिवार में रहते उसकी पत्नी ने उनका साथ नहीं दिया। कारण समझिए, कारण ये था कि यशोधर बाबू परंपरावादी थे, उनके बच्चे मॉडर्न विचारों के थे। पत्नी पुरानी परंपराओं का ढकोसला मानती थी, बच्चों का साथ देती थी। अपनी पत्नी के श्रृंगार को देखकर मजाक करते हुए कहते थे, सानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुँह से लोग करे तमाशे। जब उनका बड़ा बेटा एक विज्ञापन संस्था में 1500 रुपये मासिक का कर्मचारी बन गया तो उन्हें ऐसा लगा उनके साधारण पुत्र को असाधारण वेतन वाली नौकरी मिल गई। उन्हें इस बात का भी दुख था कि उनका मंझला पुत्र एलाइड सर्विस में नहीं गया, बेटी विवाह के लिए तैयार नहीं हुई, परंतु उन्हें अपने बच्चों की बातें उचित भी लगी। उदाहरण के रूप में डीडीए फ्लैट में पैसा ना भरना, उन्होंने अपनी भूल भी मानी। उनके बच्चे बात पर रख देते तो उन्होंने ये भी सोचा कि पुश्तैनी घर में जाकर के मरम्मत की जिम्मेदारी लेने से बेकार का झगड़ा लेना पड़ेगा। वे हमेशा कृष्णदा की बात को याद रखते थे। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सियाने उनमें रहते हैं। उनका सोचना था कि जब तक सरकारी नौकरी है तब तक क्वार्टर है, बाद में गाँव का पुश्तैनी घर। उनका ये विचार भी था कि रिटायर होने से पहले अपने उनके बेटे को सरकारी नौकरी मिल जाएगी और सरकारी क्वार्टर उन्हीं के पास वहीं रह जाएगा। आज प्रवचन सुनने में यशोधर बाबू का मन नहीं लगा। वे मन से न धार्मिक न कर्मकांडी, वे तो केवल अपने आदर्श कृष्णदा की परंपरा का पालन कर रहे थे। जैसे उनकी उम्र ढलने लगी तो कृष्णदा के समान मंदिर जाने लगे, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें पढ़ने लगे, संध्या वंदन करने लगे, परंतु उनका मन कहीं नहीं टिकता था। कभी कभी ये भी सोचते कि उन्हें आसक्ति को छोड़कर के परलोक के बारे में सोचना चाहिए। अचानक प्रवचन में जनार्दन शब्द सुन करके उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आई। उनकी तबीयत बहुत खराब थी। उनका हालचाल जानने के लिए उन्होंने अहमदाबाद जाना होगा, परंतु उनके बीवी और बच्चे इसका विरोध करेंगे, जबकि यशोधर बाबू सुख दुख में सगे संबंधियों की यहाँ जाना आवश्यक समझते थे। यशोधर बाबू की पत्नी को उनका परंपरावादी होना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका कहना था कि उनके पति ने स्वयं कुछ नहीं देखा। माँ के मरने के बाद यशोधर बाबू को अपनी विधवा बुआ के पास रहना पड़ा था, जिसका लंबा चौड़ा परिवार नहीं था। जब मैट्रिक करके दिल्ली पहुंचे तो कृष्णदा की छत्र छाया में रहने लगी। कृष्णदा के पास केवल गंवई लोगों का ज्ञान था, गांव वालों का, जबकि यशोधर बाबू की पत्नी बगैर बाँ का ब्लाउज पहनती थी, रसोई के बाहर दाल भात खाती थी, ऊंची हील की सैंडल पहनती थी। यशोधर बाबू इसे समहाउ इम्प्रॉपर कहते थे।
यशोधर बाबू चाहते थे कि समाज उन्हें एक आदरणीय बुजुर्ग समझे, बच्चे उनका आदर करें, उनसे सलाह लें। उनका ये भी विचार था कि बच्चे उनकी हर बात को पत्थर की लकीर ना समझें, परंतु वे मनमानी तो ना करें। वे चाहते थे कि बच्चे उनसे कहें कि बब्बा दूध लाना, सब्जी लाना, दालें लाना, राशन लाना, दवा लाना, कोयला लाना आदि का सब काम छोड़ दें। उनकी ये इच्छा थी कि उनका बेटा वेतन लाकर उन्हीं को दे। घर का कोई सदस्य उनकी इच्छाओं की ओर ध्यान नहीं देता था, यानी कि परिवार में उनको कोई समस्या ही नहीं था। यशोधर बाबू टूटी फूटी सड़कों से गुजरते, हाथ में सब्जी का झोला लटकाए जब घर पहुंचते तो उनकी दशा द्वारका से लौटे सुदामा की तरह प्रतीत होती थी। घर से बाहर नेम प्लेट पर उनका नाम ही वाईडी पंत लिखा था, यशोधर पंत, परंतु उन्हें लगता ही नहीं कि उनका घर उनका है। उनके क्वार्टर के बाहर एक कार, कुछ स्कूटर, कुछ मोटरसाइकिलें खड़ी थी। लोग एक दूसरे से विदा ले रहे थे। उनके घर के बाहर गुब्बारे, कागज से बनी रंगीन झालरें, रंग बिरंगी रोशनियों वाली लाइटें लगी हुई थी। उनके बड़े बेटे भूषण को कार में बैठा व्यक्ति हाथ मिलाकर कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। यशोधर बाबू को यह सब कुछ देखकर समझ नहीं आ रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। यशोधर बाबू ने देखा कि उसकी पत्नी और बेटी कुछ मेहमानों को से विदा ले रही, कुछ मेहमानों को विदा कर रही हैं। लड़की ने जींस और बगैर बागा टॉप पहना हुआ था। पत्नी ने बालों में खिंचाव और होठों पर लाली लगा रखी थी। यशोधर बाबू को यह सब संभव इम्प्रॉपर लगा। जब वे घर पहुंचे तो बड़े बेटे ने झड़कते हुए कहा, बब्बा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंच रही हैं। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। इस पर यशोधर बाबू ने कहा कि हम लोगों की सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी। तब यशोधर बाबू के भांजे चंद्रदत्त तिवारी ने कहा कि जब से आपका बेटा 1,500 रुपये महीना कमाने लगा है। यशोधर बाबू को सिल्वर वेडिंग का आयोजन जो फंक्शन था ठीक नहीं लगा, जिसमें केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय आदि सर्व की जा रही थी। उनको इस बात का दुख है कि ऑफिस जाते समय उन्हें किसी बात की सूचना नहीं दी गई। यही कारण है कि उनके पुत्र भूषण ने अपने मित्रों और सहयोगियों से अपने पिता का परिचय करवाया तो उन्होंने केवल थैंक यू कहकर सबका जवाब दिया। आखिर बच्चों ने केक काटने का आग्रह किया। बेटी के आग्रह पर उन्हें केक तो काटा, पर साथ ये भी कहा कि समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस। वे केक खाने को भी राजी नहीं थे क्योंकि उसमें अंडा होता है। उन्होंने जब अन्य सब लोगों के खाने के लिए कहा तो खुद पूजा करने उन्होंने अन्य सब लोगों को खाने के लिए कहा और खुद पूजा करने चले गए। आज यशोधर बाबू ने संध्याकालीन पूजा में अधिक समय लगाए। वे चाहते थे कि अधिकांश मेहमान चले जाएं, वे अपनी पूजा को समाप्त करेंगे। पूजा करते समय उन्हें कृष्णदा दिखाई दिए। यशोधर बाबू ने उनसे पूछा कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। कृष्णदा ने उत्तर दिया, भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, शुरू और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। वे चाहते थे कि काश कृष्णदा उनका आज भी मार्गदर्शन करते। इसी बीच यशोधर बाबू की पत्नी ने आकर उन्हें डांटा तो वे आसन से खड़े हो गए। सब रिश्तेदारों के जाने के बाद मालूम होने पर यशोधर बाबू गमछा पहने ही बैठक में आ गई। ये देखकर उनकी बेटी क्रोधित हो उठी तो यशोधर बाबू ने उनकी जींस पर व्यंग किया। अंततः यशोधर बाबू को प्रेजेंट खोलने के लिए कहा गया कि गिफ्ट खोलो, परंतु उन्होंने बच्चों से कहा कि तुम इनसे खोलो, इनका इस्तेमाल करो। इस पर उनके बड़े बेटे भूषण ने प्रेजेंट खोला और कहा कि यह उन्हीं ड्रेसिंग गाउन है, मैं आपके लिए लाया हूँ। जब आप सवेरे दूध लेने जाएं तो फटे हुए पुलोवर के साथ स्थान पर इसे पहन कर जाएं। बड़ा बुरा लगा। अगर वो ये कहते, ये ला करके गाउन ना दे करके ये कहते कि बब्बा आप बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, दूध लेने आप ना जाएं, मैं जाऊंगा, तो कहते कि यशोधर बाबू कहते कि मुझे बड़ा अच्छा लगता, लेकिन यह महसूस हुआ कि आप ये ड्रेसिंग गाउन पहन करके दूध लेने जाएं। उनकी बेटी कुर्ता पाजामा ले आई, तब यशोधर बाबू ने कुर्ता पाजामा पहनकर गाउन धारण कर लिया। परंतु ये निर्णय करना बड़ा कठिन था कि भूषण द्वारा कही गई दूध लाने की बात उन्हें चुभी कि दूध आप लेके आओ। या गाउन पहनकर उनके कृष्णदा बनना पसंद आया, परंतु इतना निश्चित था कि यशोधर बाबू की आंखें नम हो आई बेटे की बात सुन करके, या जिसको अपना आदर्श मानते थे उस कृष्णदा के बारे में सोच करके। बच्चों, पाठ का सार समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।